रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बिस्मिल्लाह। जितना सेल्स टैक्स अब आगे मैंने 5 दिन में कराना है। सिर्फ 18 चैप्टर ही रह गया ना। हर रोज़ 18 चैप्टर का कुछ हिस्सा साथ कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, फिर 18 चैप्टर का कुछ हिस्सा साथ न्यूमेरिकल का पार्ट। तो न्यूमेरिकल का एक एक सवाल कराऊंगा 5 दिनों में। 5-6 न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। 2 न्यूमेरिकल्स पहले करवा दिए हैं, उससे पहले डिटेल में प्रैक्टिस करा दी है। और इस तरह से इंशाल्लाह प्लान यही है कि हमारा एट द एंड ऑफ द सेशन कम से कम 8 न्यूमेरिकल क्लास में ज़रूर कराए गए। मेरा मानना है कि अगर 8 न्यूमेरिकल मैं क्लास में करवा दूँ तो इंशाल्लाह पेपर में जिस तरह का भी सवाल आ जाए वो आप डील कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगली जो बात अब आपसे शेयर करनी है कि अब आज के दिन में जो लोग किसी भी मजबूरी से, मसरूफियत से वो लेक्चर्स नहीं देख सके, सिर्फ 2 लेक्चर के थे, एक 17 मिनट का था और एक 11 मिनट का था। 23 मिनट का था, एक 17 का और एक 23 का। हाँ वीडियो सर, वीडियो शेयर। जी सर न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं सर, इससे पहले भी कभी नहीं काम किया था, आज भी नहीं किया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक दिन आपने काम किया था, उस दिन आपने मुझे 6 बार कहा था सर आज चेक नहीं किया, सर आज चेक नहीं किया। मैं उस दिन समझ गया था कि ये वो आखिरी दिन है जिस दिन ये काम करके आया है। बहरहाल अब ये है कि वो न्यूमेरिकल से 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे 11th और 12th। बाकी इंशाल्लाह उससे ऑनवर्ड्स मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। आप सब लोगों को बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, साथ साथ जो करवाता जा रहा हूँ वो साथ साथ करें। प्लान यही है कि 5 दिन में मैंने आपको कंप्लीट कराना है और सैटरडे वाले दिन मैंने आपसे टेस्ट ले लेना। आज भी सेल्स टैक्स का चैप्टर 17 और 19 का टेस्ट है। जी मेरा फ़र्ज़ था मैं अनाउंस भी करूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करूं और मैं आप लोगों को बताऊं भी। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर इस टाइम पे दे रहा हूं कि यार आपने बाकी चीज़ें तो जो नहीं की वो रिवाइज़ करनी है, तो जो आजकल करा रहा हूँ वो तो पक्का करें ना, ताकि वो फिर रिवीजन के प्लान में ना आए। आप ये समझे आपने सेल टैक्स से शुरू किया है रिवीजन, अभी भी 5 दिन है, अभी भी मेहनत कर लो तो सेल टैक्स पकड़ा जाएगा। मर्जी बाकी आपकी है यार। वो आपके रिस्पॉन्स ही पता चल गया कि वाकई कितने बच्चों ने टेस्ट दी है। अच्छा भाई, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बता दूं 3 छुट्टियां थी, मैंने कहा यार सेल्स टैक्स तैयार कर लो। जाते हुए भी नसीहत की, आते हुए भी की, लेकिन जो नसीहत की है ना वो वाला टाइम भी ज़ाया ही हुआ। तो इससे अच्छा मैं पढ़ा ही दूँ सर चैप्टर नंबर 18। सेल्स टैक्स पेबल किस तरह निकालते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सर अगर आपको तो पता है आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो सप्लाई पर चार्ज होता है, हम एंड कंज्यूमर से चार्ज करते हैं और एफपीआर को जमा कराते हैं। यस और नो? इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो परचेजेस करते हैं तो पे करते हैं और एफपीआर को जो अदा करना होता है उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं। यही बात हुई है ना। 100 रुपए की चीज़ बेची, 18 रुपये टैक्स चार्ज किया, आउटपुट टैक्स है 18। 50 रुपये की चीज़ खरीदी, 18% के हिसाब से क्लेम किया, ये कितना बना? ये कितना बना? ये कितना बना सर? 9।
18 में से 9 लेस कर दिया, पीछे कितना आ गया? बैग यहाँ पे रख दीजिए जिसका भी है। अच्छा जी, अच्छा आगे चलते हैं। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट कर देंगे तो पेबल आ जाएगा सर। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जी, आउटपुट टैक्स है 18 रुपये, इनपुट टैक्स है 9 रुपये, बकाया कितना रह गया? ये आज सेल्स टैक्स पेबल है। असल में जो आउटपुट टैक्स होता है वो हमने एफबीआर को पे करना होता है, यस और नो। जो इनपुट टैक्स होता है वो हमने एफबीआर से वसूल करना होता है। ये जो नेट होता है ना सेल्स टैक्स पेबल, ये अल्टीमेटली वो टैक्स है जो हम एफबीआर को जमा करवाते हैं। यार ये सारी पुरानी बातें हैं, नई बात कोई नहीं कर रहा। सर जी अगर आपने अब नई बात सुनो, आज की ताजा खबर, अगर आपने ये वाला इनपुट टैक्स 9 रुपए का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया तो ये आप अगले 6 साल तक क्लेम कर सकते हो। 6 साल यकीन करेंगे उस भाई की वजह से हुआ है। 6 टैक्स पीरियड तक उसने एसी बंद किया, वो उधर देखने लग गया, मैंने 6 माह की बजाय 6 साल कह दिया। सर जी 6 टैक्स पीरियड्स हैं। सेल्स टैक्स में टैक्स जो है वो मंथ का होता है। आप 6 माह तक उसको कैरेड फॉरवर्ड कर सकते हैं, 6 माह तक उसको कैरेड फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके तो आप 6 माह तक उसको कैरेड फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर अगली बात, मैं आपके साथ 4 बातें करने लगा हूं, 4 बातें। अगर 50,000 से ऊपर की परचेज हो, अगर 50,000 से ऊपर की अमाउंट हो जिसकी परचेजेस की हैं तो क्रॉस बैंकिंग चैनल के जरिए होगी और 180 दिन के अंदर पेमेंट होगी और एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में होंगी। मैंने कहा 4 बातें हैं। परचेज की है 50,000 से ऊपर। दूसरी बात क्रॉस चेक के जरिए, क्रॉस चेक के जरिए। तीसरी बात 180 दिन, 180 दिन एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट तक। ये सारी शर्तें पूरी होंगी तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, वरना आप इनपुट टैक्स क्लेम, आपने पेमेंट 180 दिन के बाद की, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपने कैश में पेमेंट की, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी, इनपुट टैक्स क्लेम। यार मेरी बात समझ आ रही है? सारी शर्तें, चारों बातें पूरी होनी चाहिए। अगर फिर 4 बातें सुने। अगर 50,000 से ऊपर की परचेज है, क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट करेंगे, एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पेमेंट करेंगे और 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। यार मेरी बात पे कर गए हो? विच गल है। अब ये बात ध्यान से सुनना। मेरा आपसे एक सवाल है। जुलाई का महीना था, हमने सेल की 18, सेल की 100 रुपए की, उस पर टैक्स लगा 18 रुपए, ये आउटपुट टैक्स है। हमने सेल कर दी, अभी पैसे वसूल नहीं हुए, तो सवाल ये कि एफबीआर को जमा करवाने पड़ेंगे। आपको मेरा सवाल समझ आया है?
मैंने यार उधार पे चीजें नहीं बेचते लोग, मैंने सेल की है 100 रुपए की, 18 रुपए टैक्स है, क्या ये 18 रुपए मुझे एफपीआर को जमा कराने पड़ेंगे जबकि मैंने भी वसूल नहीं किए पैसे? इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब है सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन एक्रूअल बेसिस। सेल्स टैक्स एक्रूअल बेस पर चार्ज होता है। पैसे वसूल किए या नहीं किए, जुलाई की महीने की रिटर्न कब जमा करानी है? 15 अगस्त तक। यार अगले महीने की 15 तारीख तक, तो जुलाई के महीने की रिटर्न 15 अगस्त तक जमा करानी है। तो भैया आपको इस 100 रुपए पर जो 18% टैक्स है, ये 18 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। वसूल नहीं किए भी, फिर भी कराने पड़ेंगे। क्यों? एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। यार बात समझ आई है? लो जी, इसी का मिरर इफेक्ट बात करने लगा। मैंने एक बंदे से 50 रुपए की परचेज की, मैंने कहा भाई 2 माह बाद पेमेंट करूंगा। उसे अभी पेमेंट नहीं की, परचेज की है, उस पर 9 रुपए का टैक्स था। क्या मैं इनपुट क्लेम कर सकता हूं? सर जी इसका जवाब है सेल्स टैक्स एक्रूअल बेस पर टैक्स होगा। जब आउटपुट चार्ज कर रहा हूं, आउटपुट पैसे वसूल नहीं किए, आउटपुट जमा करा रहा हूं, तो फिर पैसे पे नहीं किए, इनपुट क्लेम करूंगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? आउटपुट चार्ज होगा, इनपुट क्लेम होगा एक्रूअल बेसिस पर। मतलब यह कि जुलाई के महीने में 100 रुपए की सेल की थी तो 18 रुपए का आउटपुट, 50 रुपए की परचेज की थी तो 9 रुपए का इनपुट, बाकी 9 रुपए मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक जब रिटर्न जमा करानी है उसके साथ 9 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। भाई मेरी बात समझ आ रही है? अब अगला सवाल पैदा होता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर करनी है, दूसरे तौर पे आप कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने जुलाई के मंथ में परचेज की है तो इसका इनपुट क्लेम कर लो। जुलाई के मंथ में परचेज किया, उसका इनपुट क्लेम कर लो। अगर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ना की तो जो इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मौके पे क्लेम कर लेंगे। सेल की है, आउटपुट चार्ज हो जाएगा, बाद में बंदा वापस ले आता है, सेल रिटर्न हो जाती है, तो आप उसको भी क्या कर देंगे? रिवर्स। यार मेरी बात समझ आ रही है? सेल्स टैक्स है एक्रूअल बेसिस पर, सेल की है, आउटपुट चार्ज करके पैसे एफबीआर को जमा कराएंगे, परचेज की है, इनपुट एफबीआर से क्लेम करेंगे, चाहे पेमेंट की ही नहीं, चाहे पेमेंट वसूल नहीं की, चाहे पेमेंट अदा नहीं की, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहा है। सर पेमेंट आने जाने पे नहीं लग रहा, ये सेल्स टैक्स है। और सेल्स टैक्स का कोर कॉन्सेप्ट ये है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट मेजर ये है भैया, सेल्स टैक्स एक्रूअल बेस पर लगता है, ट्रांजैक्शन पे लग रहा है। चाहे आपने एक्चुअल में परचेज किया है या आपने एक्चुअल में पेमेंट किया या नहीं, या एक्चुअल में पेमेंट अदा किया या एक्चुअल में पेमेंट वसूल किया या नहीं, इससे फर्क। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? गल्ला मैं कर लेती हूँ सारियाँ, ऊपर से शुरू करता हूँ। पेमेंट फॉर सर जी रट्टा नहीं लगाना, लेकिन एक एक लाइन ऐसे पढ़ें कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे। पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50,000 मस्ट बी बैंकिंग क्रॉस बैंकिंग चैनल, 180 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर ये कंडीशन मीट ना हुई, ना बायर इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएगा, ना सप्लायर अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएगा जो उसने करना होगा। If the amount received on account of supply is not deposited in the business bank account already declared, सर जी जो बिजनेस बैंक अकाउंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नहीं है वहां पर आपने पेमेंट वसूल ना की, आप भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे।
अब बेहतर है। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है? इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, however payment through banking channel is required within 180 days. If the payment is made in cash or the payment is not made within 180 days, then the tax adjustment earlier would be reversed. यार मेरी बात पिक कर रहे हो? मैंने परचेज की थी, अभी पेमेंट नहीं की, इनपुट क्लेम कर लिया, और अगर 180 दिन के बाद पे की या पेमेंट कैश में की तो जो इनपुट पहले क्लेम किया हुआ था वो, यार मेरी बात पे कर सके हो? ऑनलाइन ट्रांसफर जो है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो ट्रांसफर है ये अलाउड होती है सेल्स टैक्स। हाँ भाई, अगली बात, पहली तो बात है कि सेल्स टैक्स वालों का दिल चाहता है कि आप जो भी सप्लाई करें वो रजिस्टर्ड बंदे को ही करें। अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करेंगे तो पहली बात तो ये है कि 3% फर्दर टैक्स चार्ज होगा। दूसरी बात ये है द सप्लाईज अप टू 10 मिलियन पर्पस। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है और वो 10 मिलियन पर पर्सन पर मंथ की है या 100 मिलियन पर पर्सन पर एनम की है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा की तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे उतनी सेल का जितनी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है। यार ये बात मैंने आपको पहले एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड पढ़ाते हुए पढ़ाया था, और मैं ये जुमला लिखता था जो अभी लिखने लगा हूँ, जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है उतने परसेंट एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन नहीं होंगे। याद है? अब यही जुमला बोल रहा हूं, जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया उतने परसेंट इनपुट क्लेम नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो। यार मेरी बात पे कर गए हो? ये किस बंदे के लिए बात हो रही है? 3 तरह के बंदे हैं, अब सुन लो। एक रजिस्टर्ड है, यस, उसकी तो कोई मसला नहीं है। एक रजिस्टर्ड है, नो, उसमें फर्दर 2 कैटेगरी हैं। सर टर्नओवर सप्लाईज अबव 10 मिलियन पर पर्सन पर मंथ है, या सप्लाईज अबव 100 मिलियन पर पर्सन पर एनम है। अगर ऐसा है 10 मिलियन से ज्यादा है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, जितने परसेंट से अनरजिस्टर्ड पर्सन की है उतने परसेंट एक्सपेंस अलाउड एज रिडक्शन नहीं होगा, उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। लेकिन अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है और अब देखा जाएगा कि इनवॉइस कितने की है, इनवॉइस 1 मिलियन से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है या 1 लाख से कम है। अगर 1 लाख से कम है तो कोई मसला नहीं है। अगर 1 लाख से ऊपर है तो मैं क्या लेना पड़ेगा? NIC या NTN। अगर उसके पास मौजूद है तो फिर तो ठीक, अगर मौजूद नहीं है तो फिर यही वाला रूल अप्लाई होगा।
ये सर आपको एक बात समझाइए मैं ये सारी बातें जो आपको भी मैंने ये मैप में बनाई है 1 बाय 1 बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात, अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा है और पर पर्सन पर एनम 100 मिलियन से ज़्यादा है या पर पर्सन पर मंथ 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये अनरजिस्टर्ड, तो याद रखना जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाएगी उतने परसेंट इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई है? यस और नो? सर जी जल्दी से ये दोनों बातें पढ़ लें। 10 मिलियन से अबव जितनी होगी उस पे नहीं होगा या 10 मिलियन पे भी नहीं होगा? पूरी पे। बच्चे इसने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेस सप्लाईज। एक्सेस सप्लाईज पे आता तो मेनली इजाफी सप्लाईज ही है कि जो एडिशनल सप्लाईज है। अगर नॉन कंप्लायंस हुई तो सप्लायर एंटाइटल्ड नहीं होगा कि वो एक्सेस सप्लाईज पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। यस, ऊपर वाला भी हाँ, एक्सेस सप्लाई अगर पर मंथ 2 मिलियन होगी टर्नओवर, फिर तो मसला नहीं है। फिर फाइनेंशियल ईयर का 108 मिलियन हो गया, यहाँ पर 1 मिलियन। दोनों चीज़ें ही हैं। अगर देखें सर, एक महीने में 12 मिलियन हो गए, फाइनेंशियल ईयर पूरे का जो है मिसाल के तौर पे बाकी महीनों में नहीं हुई, तो दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर टोटल 100 मिलियन से ऊपर हो जाए तो भी, और अगर पर मंथ 10 मिलियन से ऊपर हो जाए तो भी। अच्छा जनाब, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, हमने एक बात की, ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी किस पर? फेडरल प्रोविंशियल डिपार्टमेंट पर, जो कि टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे। जाहिर बात है, जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे उसकी तो बहस ही नहीं है। फॉरेन मिशन डिप्लोमेट और प्रिविलेज पर्सन पर ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। रजिस्टर्ड पर्सन जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई फर्टिलाइजर है, उस पर भी ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। और कोई भी बंदा जो कि इंगेज्ड नहीं है टैक्सेबल सप्लाई पर, नहीं टैक्सेबल सप्लाई नहीं बेच रहे, उस पर भी ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। अब अगली बात सुनना, वो कहता है कोई भी टैक्स इनवॉइस जो कि 1 मिलियन से 1 लाख से ऊपर की है, उसमें CNIC या NTN नंबर लाजमी होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन का। जाहिर बात है, याद रखें सप्लाई के केस में ना, अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे होते हैं तो NTN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बायर का भी और सप्लायर का भी। लेकिन अगर जिसको चीज़ें बेच रहे हैं वो रजिस्टर्ड ना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो तो कम से कम लाख रुपए की ऊपर वाली इनवॉइस वाले की क्या होना चाहिए? CNIC NTN नंबर। अगर CNIC और NTN नंबर ना हो, in case of non-compliance, input tax attributable to supplies made to unregistered distributor on pro rata basis। वो कहता है जितने परसेंट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाएगी, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस
In case of non-compliance attributable to supplies made to unregistered person on pro rata basis is disallowed. अब यहाँ पर एक्सेस नहीं है, जितने परसेंट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर जी ये वाली बात मैंने पहले 2 बार पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरी बार यही बात आ रही है। प्लीज़ जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। इब्राहिम ऊपर ही है, बुला लाइए जल्दी से। उसमें 9 मिलियन है पर मंथ, लेकिन जब फाइनेंशियल कंप्लीट हुआ तो उसकी 102 मिलियन मान लिया, तो इसके पूरे साल का होगा। हाँ जी, अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो मंथली रिटर्न्स होती हैं ना, ये प्रोविजनल रिटर्न होती है, फिर साल के एंड पे एक फाइनल रिटर्न भी बनती है, और फिर अपोर्शनमेंट फाइनल रिटर्न की बेस पर होती है जो सालाना होती है। रजिस्टर्ड पर्सन को जो फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहा है उसको तो वैसे भी मसला नहीं बनेगा, जो वो तो रजिस्टर्ड। सर उसने रजिस्टर्ड पर्सन ने जो सेल कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसके हवाले से वो फिर इनपुट टैक्स नहीं ना क्लेम कर पाता था, वो वाला मसला इसको नहीं पड़ेगा अब, चूँकि वो फर्टिलाइज़र किसको बेच रहा है, किसानों को, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर वो कहता है तुम्हें ये मसला नहीं है, तुम अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाओगे। सर जी एक क्रक्स आपके साथ जो मैंने तस्वीर अभी बनाई थी वो मैं दोबारा ज़्यादा डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आप supplies to unregistered person. Up to 10 million per person per month है, up to 100 million per person per year है। अगर इससे अबव हो excess amount input tax will not be इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेस अमाउंट। सर जी ये सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये पर्सन की बात आ गई, यहाँ पर बात करेंगे हम टैक्स इनवॉइस की। अबव 1 लाख टैक्स इनवॉइस अगर 1 लाख से ऊपर है, NTN या CNIC,
NTN या CNIC अवेलेबल हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट अवेलेबल तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड ऑन pro rata basis. Input tax not allowed on pro rata basis. Input tax pro rata basis पर अलाउ नहीं होगा। अगर अवेलेबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। ये बुनियादी तौर पे क्रक्स है। आपको सही बताऊं, इसमें से पेपर में नहीं आना रट्टा, कॉन्सेप्ट आना, कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। इसीलिए मैं ये तस्वीर बना देता हूं कि यार आप लोग इसको ग्रैब कर सकें। अगर 1 लाख से नीचे फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर अलाउड है। 1 लाख से नीचे तो सप्लायर का नाम एनटीएन नहीं है, इवन सप्लायर का नाम भी ना हो। हम आम स्टोरों में चीज़ें लेने जाते हैं, हम मेट्रो में जाते हैं, 2600 रुपये का सामान लेते हैं तो वो हमसे एनटीएन मांगता है। 1 लाख तक का तो मसला ही नहीं है। 1 लाख से ऊपर वो कहता है CNIC NTN दो। वो आपके पास CNIC NTN अवेलेबल है तो इनपुट टैक्स आप अवेल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? ये एक क्रक्स था, आपके साथ डिस्कस कर लिया, नोट कर लिया। सर जी चेंज इन द टैक्स रेट बड़ा हॉट एरिया है इस बार, क्योंकि इस बार टैक्स रेट में तब्दीली आई है। आपने देखा ना सर, 17 से कितना हो गया? अब इसमें 2 पहलू हैं, बस मेजर 2 बातें। सवाल ये है कि 17% पे टैक्स लगेगा या 18% पे। देखा ये जाना है कि सप्लाई कब हुई है। जब सप्लाई हुई है उस वक्त रेट क्या था, 17 रेट था या 18 रेट था। अब इसमें दो सर्कमस्टेंसेस हैं। जून के महीने में रेट 17% था, जुलाई के महीने में रेट 18% था। तो भैया जो सप्लाई जून के महीने में भी है उस पर 17% रेट लगेगा, जो सप्लाई जुलाई के महीने में भी है उस पर। सर कैसे सर सप्लाई क्या कब पता चलता है कब हुई है? जब गुड्स डिलीवर कर दी जाए या मेड अवेलेबल हो जाए। सर मैं पढ़ा चुका हूं। जब सर्विसेज दे दी जाए, जब रेंट हायर परचेज एग्रीमेंट है, तो जब एग्रीमेंट हो जाए समझा जाएगा सप्लाई हो गई। सप्लाई हो गई तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा कितने % पे, उस दिन का रेट देखेंगे, उस दिन कौन सा रेट एंड फोर्स था। सर जी लेट से जून के महीने में 17 था, जुलाई के महीने में 18 था, तो अगर सप्लाई जून के महीने में है तो 17% लगेगा। सप्लाई जुलाई के महीने में भी है तो यार मुश्किल तो नहीं है। अब थोड़ा सा आगे आओ, अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं, जून और जुलाई, यार 15 जून को रेट चेंज हुआ है। 1 से लेके 15 जून तक 17% था, 16 से लेके 30 जून तक 18% था। अब क्या करेंगे भैया? 1 से लेके 15 जून तक जो सप्लाई होगी उस पर 17%, 16 से लेके 30 जून तक जो सप्लाई होगी उस पर। तो यार मुश्किल तो नहीं है। टेक्निकली 1 माह की जो रिटर्न होगी ना जून के महीने की, उसके आगे 2 हिस्से बना देंगे, यानी विद इन 1 मंथ उसके 2 हिस्से बना लेंगे।
तो जून के महीने में एक वो वाली सप्लाईज है जिस पे 17% रेट लगना है, एक वो वाली सप्लाईज है जिस पे 18% रेट लगना है, तो ब्रेक कर देंगे। और यार मेरी बात समझ आ गई है? ये तो था चेंज ऑफ रेट का सीन। दो ही जगहों पर आना है, एक सप्लाई और एक इंपोर्ट। अगर आपने चीज़ें इंपोर्ट की हैं तो कौन सा रेट लगना है? तो इसमें लागू होगा। सर जिस दिन सामान आया उस दिन का रेट लगना है, जिस दिन आपने सामान इस्तेमाल किया उस दिन का रेट लगना है? नहीं, जिस दिन आपने गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराया पोर्ट पे उस दिन का रेट लगना है। जिस दिन आपने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट पर जमा कराया उस दिन का रेट लगना है। वो चीजें आप होम कंजम्पशन के लिए मंगवाई हो या वेयर हाउस से क्लियरेंस कराई हो, दोनों केसेस में जो जिस दिन आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया है उस दिन का रेट लगेगा। बाज़ों का तो गुड्स डिक्लेरेशन पहले ही प्रेजेंट कर देते हैं, अभी सामान भी नहीं पोर्ट पे आया होता, सामान बहरी जहाज से सामान आ रहा था, उसने आना था 2 हफ्ते बाद, आपने आज ही जमा करा दिए गुड्स डिक्लेरेशन, तो किस दिन का रेट लगेगा? वो कहता है जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आ गई, जिस दिन एक्चुअल में कन्वेंस आ गई उस दिन का रेट लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन जमा करा दिया, पैसा कोई जमा कराया ही नहीं, अब कौन सा रेट लगेगा? जिस दिन, सॉरी यार थी आखिरी बात रह गई थी। आखिरी बात ये थी कि मैंने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दिया लेकिन टैक्स जमा नहीं कराया, 7 दिन गुजर गए मैंने टैक्स जमा नहीं कराया, तो अब जब बाद में मैं एक्चुअल में टैक्स जमा कराऊंगा ना उस दिन का जो रेट होगा वो अप्लाई होगा। गल मुक गई। इसको क्रैम करना है, समझने के साथ साथ इसको क्रैम भी करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि नया नया रेट चेंज हुआ है, ये वाला रूल अप्लाई हुआ है। सुनिएगा, बात का निचोड़ क्या निकला? रेट चेंज हो गया, जब सप्लाई होगी उस दिन का रेट अप्लाई होगा। रेट चेंज हो गया, जब इंपोर्ट हुई है तो जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया उस दिन का रेट अप्लाई होगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन इन एडवांस प्रेजेंट कर दिया, जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस आई उस दिन का रेट अप्लाई होगा। अगर गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट कर दिया और टैक्स जमा नहीं कराया, 7 दिन हो गए, तो 7 दिन बाद जब एक्चुअल में टैक्स जमा कराएंगे उस दिन का रेट अप्लाई होगा। सजी बात समझ गए? रीड कर लिया? चलो आगे। सजी कब टैक्स जमा कराना है? रिटर्न के साथ टैक्स जमा कराना है। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 15 तारीख तक टैक्स जमा करा दो, 18 तारीख तक रिटर्न जमा करा दो। कैसे टैक्स जमा कराना है? जिस तरह कस्टम ड्यूटी जमा कराई थी वैसे टैक्स जमा कराना है। कौन से बैंक में जमा कराना है? डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ, जिसको बोर्ड के नॉर्मली नेशनल बैंक होता है, और बाज़ों का तो टैक्स ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट किस्तों की ऑप्शन भी दे देती है। आउटपुट टैक्स क्या है? सप्लाई करने पे जो टैक्स लगेगा वो आउटपुट टैक्स है। सेल्स कर रहे हैं आउटपुट टैक्स है, सर्विसेज कर रहे हैं आउटपुट टैक्स है। सर एक चीज बस इसमें ज्यादा कीमती है, वो कहता है बाज़ोकात फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी सेल्स टैक्स मोड में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी सेल्स टैक्स मोड में अदा की जाती है। टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इन सेल्स टैक्स मोड as a duty of excise on the manufacture or production of the goods or the rendering or providing of the services. टैक्स लागू किया जाता है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत सेल्स टैक्स मोड में एज अ ड्यूटी of excise on the manufacturing or production of the goods or the rendering or providing of the services. ओ सर जी क्या मेरी बात पिक कर रहे हैं? यस और नो?
भैया फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऐसे लागू की जाती है जैसे सेल्स टैक्स लागू किया जाता है। जैसे आउटपुट इनपुट सेल्स टैक्स में होता है, अगर उसी तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लागू की जाए तो उसको आउटपुट टैक्स में शामिल किया जाएगा। यार मेरी बात पिक कर गए हो? नतीजा सर, जो चीज़ें सप्लाई की उस पर आउटपुट टैक्स, जो सर्विसेज दी उस पर आउटपुट टैक्स, इस्लामाबाद में जो सर्विस दी उस पर जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स, और एफईडी लागू की सेल्स टैक्स मोड में तो ये भी आउटपुट टैक्स में शामिल है। 4 बातें जल्दी से रीड कर लें। भैया चलो आगे, आ जाओ ज़रा जल्दी से, इनपुट टैक्स भी पढ़ लो। सिवाय इंपोर्ट के सर जो टैक्स लागू किया और वसूल किया वो आउटपुट, जो लागू किया गया हम पर और हमने अदा किया वो इनपुट, सर्विसेज ली जो अदा किया वो इनपुट, गुड्स ली जो अदा किया वो इनपुट, सर इस्लामाबाद से कोई गुड्स ली जो अदा किया वो इनपुट, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो अदा किया वो इनपुट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो अदा की सेल्स टैक्स मोड में वो भी इनपुट। सर ये सारी बातें पुरानी हैं, तो नई बात क्या है? इंपोर्ट पर जो टैक्स अदा किया वो इनपुट। सिर्फ दूसरा बुलेट नया है, बाकी चारों पुराने। जल्दी से पढ़ लें फिर मैं आगे चलूंगा। जो इस्लामाबाद वाला एक वो है पॉइंट है कि टैक्स ऑन सर्विसेज की एग्जम्पशन है, एग्जाम्शन नहीं है, लागू किया गया है जो, वहाँ पर एग्जम्पशन हो गई ना, ये वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो एग्जाम थोड़ी है अगर हमारे सिलेबस में नहीं है तो। हमारे सिलेबस में एग्जम्पशन हो गई ना, बाकी नहीं है, लेकिन ये वाली एक है। अगर इस्लामाबाद में कोई सर्विसेज हम ले रहे हैं और उस पर टैक्स देते हैं तो वो इनपुट मिलेगा उसमें। उसमें कुछ नहीं है। जो आप टैक्स इस्लामाबाद से सर्विस लेने पर अदा कर रहे हैं हमें टैक्सेस ऑन सर्विसेज है, तो उससे क्या होता है? हमारे सिलेबस में सिलेबस में ना होना एक बात है, आप कह रहे हैं वो एग्जाम ऐसा नहीं है। नहीं है, एग्जाम की बात नहीं कह रहा, मतलब कि सर्विसेज तो हमारे सिलेबस में नहीं है। असल में उसने जब डिफाइन किया है ना तो पूरे को डिफाइन किया है, यानी वो आउटपुट टैक्स ऑन गुड्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आउटपुट टैक्स की बात कर रहा है, ओवरऑल इनपुट टैक्स की बात कर रहा है। तो डेफिनेशन तो वो कंप्लीट दे रहा है, उसका सर्विसेज का वो वाला पोर्शन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जनरली वहाँ पर जो इस्लामाबाद में सर्विस दे रही है, किसी और सूबे में सर्विस दे रहे हैं, उस पर भी रूल तो मोर और लेस सेम है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हमने वसूल की हैं और उस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिसको नहीं कर सकते। इस तरह कुछ ऐसी सर्विस हैं जो हम वहाँ पर देते हैं उस पर आउटपुट चार्ज करेंगे, कुछ ऐसी हैं जिस पर नहीं कर सकते, उस पर वहाँ का असूल लगेगा, वो असूल हमें नहीं पता। यार गौर किया आपने? आप जो सर्विसेज ले रहे हैं और उस पर टैक्स अदा कर रहे हैं वो इनपुट है, जो सर्विसेज दे रहे हैं और उस पर टैक्स वसूल कर रहे हैं वो आउटपुट है। यार बात समझ आ गई? लो यार अब आगे चलो। The above adjustment can only be made when a registered person has issued tax invoice. सर जी आप आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं सेल्स कर रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना जरा। मैं सेल्स कर रहा हूं, 100 रुपए की चीज बेची, ऊपर 18 रुपए टैक्स लगाया, 118 की चीज उसको दी, 118 रुपए वसूल किए, ये आउटपुट टैक्स है। इधर तक तो कोई मसला नहीं है।
चीजें वापस कर दी, चीजें वापस हो गई, आधी चीजें वापस कर दी, मैं उसे कितने पैसे वापस करूंगा? 100 का आधा 50 भी वापस करूंगा, 18 का आधा 9 भी यार वो भी वापस करूंगा ना। मैंने अगर 118 रुपए की बोतल ली है मार्केट से, तो मैं जब चीजें वापस 100 बोतल वापस करने जाऊंगा तो उससे कितने पैसे वापस लूंगा? 118, यानी मैं सेल्स टैक्स भी वापस लूंगा। यस और नो? यार ये बात तो लॉजिकली समझ आ रही है ना। अच्छा, अब होता क्या है, वो कहता है कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, आपने पूरी चीज़ें वापस कर दी, आपने आधी वापस की, आपने चीज़ें तब्दील करवा ली। इसके हवाले से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होता है। कौन सा नोट इशू होता है? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी बातें आपने अकाउंटिंग में पढ़ रखी हैं, मैं दोबारा पढ़ाने इसलिए लगाऊं भैया मेरे वाले से जो टैक्स है उसको वैसे समझ लो। सर जी, मैं अपने आप को समझाने के लिए जो तरीका आप स्टूडेंट लाइफ में सोचा था वही आपको बताता हूं। मैंने सेल की, मैंने डेटर को डेबिट किया, जब सेल रिटर्न आ गई तो मैंने डेटर को कम करना है तो क्रेडिट करूंगा। यस और नो? यानी मैं डेटर को कम करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा। डेटर को कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू होता है, इसी को ही कहते हैं सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इशू होता है। मेरा पॉइंट समझ गए हो? अगर मैंने डेटर को बढ़ाना हो तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। 100 रुपए की आइटम थी, मैंने उसे पहले कहा था जो रेट बढ़ गया फिर मैं इनवॉइस आपको दूंगा। पहले मैंने उसे 100 रुपए की इनवॉइस दी, रेट बढ़ गया, रेट हो गया 120 रुपये। अब मैंने डेटर को बढ़ाना है तो मैं कौन सा नोट इशू करूंगा? यार डेटर डेबिट करने से बढ़ता है ना, क्रेडिट करने से कम होता है। तो मैंने सेल रिटर्न है तो डेटर को कम करना था तो क्रेडिट नोट इशू किया, डेटर को बढ़ाना था तो मुश्किल तो नहीं लग रहा? आ जाओ क्रेडिटर की तरफ। मैंने परचेज रिटर्न की है, मैंने अपने क्रेडिटर को कम करना है तो कौन सा नोट इशू करूंगा? क्रेडिटर क्रेडिट नेचर की आइटम है, मैंने उसे कम करना है तो डेबिट नोट इशू करूंगा। मैंने क्रेडिटर को बढ़ाना है तो कौन सा नोट इशू करूंगा? यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट है, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट है। भैया मेरी बात समझ गए हो? नॉर्मली ये इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना ज़हन में रखना कि अगर डेटर को बढ़ाना पड़े तो मैं सिर्फ डेबिट नोट क्रेडिटर को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, मैं डेटर को बढ़ाने के लिए भी डेबिट नोट इस्तेमाल कर सकता हूँ। यस और नो? मैं क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट नोट इस्तेमाल कर सकता हूँ। यस और नो? ये चीज़ इस तरह से अपने ज़हन में रखना। भैया ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होते हैं ये कब होते हैं? जब सप्लाई कैंसिल हो जाती है, जब गुड्स रिटर्न हो जाती हैं, जब सप्लाई की नेचर तब्दील हो जाती है, सप्लाई की वैल्यू तब्दील हो जाती है, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से इनवॉइस में तब्दीली आ जाए या रिटर्न मॉडिफाई करनी पड़े। ठीक हो गया? अब ज़रा देखो सर जी, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो बाद में इशू होगा, पहले सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू होगी। यस और नो? जब ओरिजिनल सेल की तो सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू होती है, सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू हो गई, अब सप्लाई की वैल्यू में कोई तब्दीली आनी है तो क्या इशू होगा? डेबिट नोट। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? वो कहता है इस पैरे में वो कहता है भैया पहले इनवॉइस इशू हुई होगी असल सच्ची पक्की पहली, तो उसको तब्दील करने के लिए फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होता है। पहले इनवॉइस इशू होती है, फिर उसको तब्दील करने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होता है। सर जी कैंसलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई, अब उसकी दो कैटेगरी बना दी है। कैटेगरी नंबर 1 क्या? सर सुनना यार भाई, बात सुन लो। कैटेगरी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने लगे थे, उसने कहा दो तरह से, एक तो ये कि पूरा ही पुट्ठा हो गया, सारा सामान है उन्होंने ले जाओ चुके,
पूरा सामान ही वापस हो गया है, पूरी सप्लाई कैंसिल हो गई है, फिर तो कोई मसला नहीं है। 118 रुपये दिए थे, 118 वापस आ जाने, टेंशन ख़त्म। सही समझ आ रही है? अब जब पूरी सप्लाई कैंसिल हो रही है, फिर जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होता है, अक्सर होता है कि जिसने सेल की थी उसकी सेल रिटर्न है, उसने क्रेडिट नोट इशू करना है। जिसने परचेज की थी उसकी परचेज रिटर्न है। यार मेरी बात समझ आ रही है? उसने डेबिट नोट इशू करना है। बहरहाल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट दोनों इशू होंगे। अब जब ये नोट इशू होगा तो इसमें क्या आ रहा होगा? रिसिपिएंट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, सप्लायर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर एंड डेट ऑफ द ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस, रीजन ऑफ इशुएंस ऑफ द डेबिट नोट, सिग्नेचर एंड सील ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द नोट। गौर करना, बेचने वाले का नाम पता, खरीदने वाले का नाम पता, ओरिजिनल इनवॉइस, असल इनवॉइस से पहले। यार आप रिटर्न कर रहे हो तो क्या मतलब है? पहले असल इनवॉइस बनी थी ना, उसका रेफरेंस क्यों वापस हुई है और स्टैंप, साइन स्टैंप हुई हो। सर जी ओरिजिनल कॉपी जो है वो सप्लायर को भेज दी जाती है, डुप्लीकेट अपने पास रखते हैं। कैंसिलेशन हो जाए या रिटर्न हो जाए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है। सर जी मैं अनरजिस्टर्ड बंदा था, 100 रुपये की चीज़ थी, 18 रुपये टैक्स लगा, 3 रुपये फर्दर टैक्स भी लगा उसके ऊपर, 121 रुपये मैंने दिए। मैं जब चीज़ें वापस देने जाऊँगा तो मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे? 121 पूरे मिलेंगे, फर्दर टैक्स भी मिलेगा। हाँ जी सर, वो कहता है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो भी सब कुछ ऐसा ही होगा, सारा टैक्स वापस। अब देखना केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या था? पूरे का पूरा वापस। केस नंबर 2 क्या है? 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 50 रुपए की चीज वापस कर दी, उसके बदले 25 रुपए की और चीज भी खरीद ली। अब यहां पर क्या सीन होगा? अब यहां पर एक असल इनवॉइस होगी, एक दोबारा नई इनवॉइस बनेगी। ठीक हो गया? ये नोट बनेगा डेबिट या क्रेडिट नोट। इसमें क्या चीज होगी? इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनेगा। इसमें क्या चीज होगी? नेम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ नंबर, फिर वही नाम एड्रेस ऑफ द नेम रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर भी और रिसिपिएंट भी, ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस। ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस में वैल्यू क्या थी और सेल्स टैक्स क्या था, रिवाइज्ड वैल्यू और सेल टैक्स क्या है, तब्दीली क्या आई है, और रीजन ऑफ रिवीजन क्या है, साइन स्टैंप। यार मेरी बात गौर कर रहे हो? पिछले में कोई नहीं था, वैल्यू असल क्या थी, अब क्या पूरे का पूरा जो चुक्के ले गया, खत्म हुई गेम। इधर क्या हुआ है? चेंज आई है वैल्यू में। तो यहां पर वो क्या कह रहा है? पूरे का पूरा नहीं, यहां पर वो कह रहा है पुनः असल कितनी वैल्यू थी और सेल्स टैक्स था, रिवाइज कितनी वैल्यू है, सेल्स टैक्स है, डिफरेंस क्या है और कितना है, रीजन ऑफ रिवीजन क्या है, ठप्पा साइन स्टैंप हुआ है या नहीं। या मेरी बात पिक कर रहे हो? ये सारी चीजें चेंज इनकी वैल्यू की है। पहला क्या था? क्या जितना आया था सारा फारग, इसमें क्या कर रहे हैं? और यार मेरी गेम समझ आ रही है? ये सर वो कहता है अगर वैल्यू ऑफ द सप्लाई या सेल्स टैक्स जो है इनवॉइस पर जो था वो डिक्रीज हो गया है तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा, और अगर वो इंक्रीज हो गया है तो डेबिट। सर जी समझ आ रही है? वो उल्टा। ये सर वैल्यू ऑफ द सप्लाई में तब्दीली आए तो क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। वो कहता है सर जी खत्म कर रहा हूं ये, अब मैं आपको यहां पर खत्म करना है। मैं पहले बता दूं, एक आध चीज रह गई है। ये जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं ये ज्यादा कॉन्सेप्ट है। सर जी मैं नहीं पेपर में एक्सपेक्ट करता कि वो आपसे पूछेगा डेबिट नोट क्या होता है। वो पागल दे नहीं गा, वो कि उसने पूछना क्या है, उसने तो आपसे टैक्स इंपैक्ट पूछना है। तो ये वाली चीज मेनली जो अप्लाई होती है ना वो होती है न्यूमेरिकल्स में। जहां पर वो आपको न्यूमेरिकल में कहेगा ये एक डेबिट नोट भी आया था, फिर आपको पता होना चाहिए डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न, ऐसा ही है ना। तो वो वहां पर आपने परचेजेस की वैल्यू कम करके उस पर रेट अप्लाई करना, बस इतनी सी बात।
मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? ये वाली चीजें कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपसे पूछ ले डेबिट नोट में पर्टिकुलर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, रिसिपिएंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सप्लायर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन स्टैम्प वाली बात भी पक्की है, वैल्यू वाली बात भी पक्की है, चेंज वाली बात, रिवाइज वैल्यू है, डिफरेंस इन वैल्यू। यार ये 4-5 बातें तो लिख लोगे ना, 2 से 3 बार इसको पढ़ोगे, ये वैसे ही आपको याद हो जाएगा। एक बार उसने ये पूछा हुआ है कि पर्टिकुलर्स बताएं, यकीन करें हलवा था वो भी। और आम तौर पे इससे पहले हमेशा जब भी पूछा था तो उसने सिंपल ये पूछा था कि भाई, जब भी पूछा था तो सिंपल ये पूछा था कि आप ये बताइए कि डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, क्या सीन होगा? कुछ भी नहीं, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, कट करेंगे, खत्म। यही पेपर में आया इसमें, और कुछ नहीं आया इसमें। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस वही ज़्यादा डिस्कस करूंगा। लो सर, बायर एंटाइटल्ड नहीं होगा इनपुट टैक्स क्लेम करने को। सर जी अगर आपने परचेज की थी, वापस कर दी, इनपुट का था यार, परचेज रिटर्न हो गई तो इनपुट क्लेम तो नहीं कर सकते। और अगर बायर ने ऑलरेडी इनपुट क्लेम कर लिया हुआ था तो क्या हो जाएगा? रिवर्स। उसने क्या कहा हुआ है? रिवर्स हो जाएगा। अगर ऑलरेडी क्लेम कर लिया हुआ था तो रिवर्स हो जाएगा। और सप्लायर, where the supplier has already accounted for the output tax, he may increase the amount of output tax by the amount in the debit note in the return for the period in which the debit note was issued. अगर सप्लायर ने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर दिया हुआ था आउटपुट टैक्स और इंक्रीज हो गया, यार मैंने आपको भी बताया सेल थी 100 रुपए की, वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 120, तो वो 20 रुपए का डेबिट नोट भेजेगा और फिर आउटपुट टैक्स 100 पे नहीं लगेगा, टोटल 120 पे लगेगा। यार हुई है ना बात? तो मैंने आपको भी बताया, बेचने वाला रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट इशू करता है, जब वैल्यू बढ़ जाए तो, या डेटर की वैल्यू बढ़े तो डेबिट नोट, डेटर की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट। यही बात हुई है ना? यहां पर वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है वैल्यू, तो फिर वो कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिटर्न बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्रेडिट नोट इशू होगा और जितना टैक्स दिया था सारा रिवर्स होगा। एडजस्टमेंट ऑफ रिडक्शन इन इनपुट टैक्स और इंक्रीज इन रिडक्शन इन इनपुट आउटपुट टैक्स या इंक्रीज इन इनपुट टैक्स कैन बी मेड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन वन। सर जी बड़ी काम की बात है, आपको आज ही मैंने पढ़ाया है, पेमेंट कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? पढ़ा है ना? डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी 180 दिन के अंदर आ जाने चाहिए। इनवॉइस के 180 दिन बाद डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हुआ तो वो फारग है, अनलेस उसने कलेक्टर से इजाज़त ली हुई हो। कलेक्टर से इजाज़त लेके एक्सटेंशन मिल सकती है। और अगर गुड्स रिटर्न हो जाए या सप्लाई कैंसिल हो जाए और उसे सब्सिक्वेंटली सप्लाई किया जाए टू द ओरिजिनल बायर और सम अदर पर्सन विद और विदाउट कैरिंग आउट एनी रिपेयर्स। सर ये भी ऐवी लंबी चौड़ी गल है, विचों गल कोई भी नहीं। सर सुनना स्टोरी, मैंने चीज़ आपको बेची 100 रुपये की, 18 रुपये टैक्स लगा के 118 आपसे वसूल किया, आपने चीज़ मुझे वापस कर दी, मैंने 118 आपको वापस कर दिया। मैंने आपसे चीज़ लेके आगे रफ़ीक को भेज दी अब जब मैंने रफ़ीक को भेजी, क्या ये सप्लाई है या नहीं? इसमें कोई है वो बात लॉजिकल, बड़ी सोचने वाली सीधी सीधी बात है। सेल की, सेल रिटर्न हो गई, फिर सेल कर दी, फिर सप्लाई है, मुश्किल बात तो नहीं है। लो सर, वेरा गुड्स रिलेटिंग टू अ रिटर्न और कैंसल सप्लाई सब्सिक्वेंटली सप्लाई हो जाए, चाहे ओरिजिनल बायर को हो जाए या किसी और बंदे को हो जाए, तो सप्लाई सेल चार्ज सेल्स टैक्स नॉर्मली इन अ नॉर्मल मैनर, वो नॉर्मली सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। सर जी ये E5 है, E1 से लेके E5 तक आपकी होम असाइनमेंट है। और आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात, सर जी मैं असल में पेपर की नज़ाकत को समझता हूं, ये जितने भी सवाल हैं इसमें से पता क्या सवाल पेपर में आना है? न्यूमेरिकल के अंदर एक एडजस्टमेंट होनी है। डेबिट नोट इशू किया था,
आपने कहना यार ये परचेज रिटर्न लेस कर दो, ऐना की आना पेपर ही समहाउ। इसको समझा इसलिए रहा हूँ, करा इसलिए रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपके जेहन में बैठ जाएं। लो सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, डिस्ट्रक्ट कहते हैं डिस्ट्रॉय, हमने कहा था ये भी डिस्पोजल होता है, याद है? डिस्पोजल का मतलब सप्लाई है, सप्लाई का मतलब आउटपुट चार्ज करेंगे, यार पता है ना। हुन होया कि हमने गुड्स डिस्ट्रॉय कर दी, आउटपुट चार्ज हो जाएगा, आउटपुट चार्ज हो गया। एक चीज हमने 100 रुपए की खरीदी थी, उस पर 18 रुपए टैक्स दिया था, वो गुड्स खराब हो गई, हमने उसको जला दिया, आउटपुट चार्ज हो जाएगा 36 रुपए का। सर ये आउटपुट किसको जमा कराना होगा? एफबीआर को। 100 रुपए की खरीदी थी तो 18 रुपए का इनपुट था, 36 में से 18 लेस किया, बकाया 18 एफबीआर को जमा कराना पड़ेगा। अब यार कितना जुल्म है, वो चीज़ हमने बेची ही नहीं। अगर वो चीज़ ठीक होती तो क्या होता, हम किसी बंदे को बेचते, 36 उससे वसूल करते, 18 एफबीआर, 18 अपना एडजस्ट करते, अपना रखते, बाकी 18 एफबीआर को जमा कराते। ऐसे ही करते ना, उन्होंने चीज़ ही साड़ देती है, वो चीज़ ही एक्सपायर हो गई है। अब ये मुसीबत है। उसने कहा टैक्स वालों ने कि आप परेशान ना हो, हमारा नुमाइंदा आपके पास आएगा, उसके सामने चीज़ जलाना। अगर उसके सामने जलाओगे, उसके सामने सारा जलाओगे तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे और आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो फिर फायदा, इनपुट टैक्स क्लेम फिर भी नहीं कर सकेंगे, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा, अल्टीमेटली आउटपुट निल होगा, इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर केस 1 जो है, मैं एफबीआर के बंदे के सामने नहीं जलाया, 36 रुपए का आउटपुट चार्ज हो गया, पहले 100 रुपए का 18 रुपए का इनपुट पहले दिया हुआ था, बाकी 18 जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर एफबीआर के बंदे के सामने जलाया तो आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट जो 18 रुपए दिया होगा बस उसका नुकसान होगा। केस नंबर 1, अगर एफबीआर, सर जी मैं तीसरी बार ये बात बता रहा हूं, यकीन माने मुझे तसल्ली नहीं हो रही, आप लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएं तो ये बात खत्म हो जाए। आज के दिन की आखिरी बात, अगर मैंने एफबीआर के नुमाइंदे के सामने चीजें जलाई तो आउटपुट चार्ज नहीं होगा। जो मैंने वो चीजें खरीदी थी, इनपुट क्लेम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सो पेबल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 18 रुपए का जो इनपुट दिया था वो तो गया। अगर मैंने एफबीआर के बंदे के सामने ना जलाई तो क्या होगा? आउटपुट चार्ज होगा 36 रुपए, इनपुट क्लेम होगा 18 रुपए, बकाया 18 रुपए क्या होगा? मुझे एफबीआर को जमा कराना पड़ेगा। नुकसान हो रहा है दोनों केसेस में, लेकिन एक केस में नुकसान हो रहा है इस 18 रुपए का जो इनपुट दिया था। अगर एफबीआर का बंदा मौजूद ना होता तो मैंने 18 इनपुट दिया था, वो भी नुकसान, बाकी 18 ये भी नुकसान, 36 रुपए का नुकसान होगा। यार क्या आपको ये बात पिक कर पाए हो? ओए हाँ ना तो करो यार। एफबीआर के बंदे के सामने अगर चीजें जलाई, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा, जो इनपुट दिया होगा बस उतना नुकसान। अगर एफबीआर के सामने, एफबीआर के बंदे के सामने चीजें जलाई, आउटपुट चार्ज नहीं होगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा, जितना इनपुट पे किया होगा बस उतना नुकसान। और अगर एफबीआर का बंदा मौजूद ना होता, आउटपुट चार्ज होता, इनपुट क्लेम होता, तो जनाब उसमें नुकसान ज्यादा था। यार मेरी बात भी कर रहे हो? ये असल पॉइंट है। सर जी मैंने आपको आज के दिन क्या क्या पढ़ाया, मैं फिर कहूँगा सफ़ों को ना देखिए, जो मैंने आपको करवाया वो काफ़ी मुनासिब पोर्शन है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो आपसे पूछेगा आउटपुट टैक्स क्या होता है, नहीं पूछेगा वो।
ना ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा इनपुट टैक्स क्या होता है। और अगर पूछे भी इतना सेल्स टैक्स पढ़ने के बाद आउटपुट की चीज आपको क्यों नहीं पता चलेगी कि यार सेल गुड्स करने पर, सर्विसेज देने पर, इंपोर्ट करने, यार पता होना चाहिए ना सर। तो अब देखिएगा, मैंने बुनियादी तौर पे ये वाली बात तो मैं आपको पहले न्यूमेरिकल में ही बता चुका हूं, और ये वाली बात कि कैरेट फॉरवर्ड होगा ये भी न्यूमेरिकल में पहले बता चुका था। ये वाला मेन एरिया है कि भाई 50,000 से ज्यादा की चीजें हो, क्रॉस चेक के जरिए 180 दिन के अंदर अंदर एक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी है, और ये क्रूअल, ये रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट है सारा। फिर उसके बाद सप्लायर्स वाली बात थी, उसको मैंने सम अप करके एक शीट पे कर दिया। चेंज ये वाला एक स्लाइड है जिसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, कॉन्सेप्चुअली भी और वो भी। और उसके बाद टाइम एंड मैनर है, ये बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है कि इसको तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, इन दो की डेफिनेशंस हैं। फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसमें पर्टिकुलर्स कौन कौन से होते हैं कैंसिलेशन के केस में और चेंज इन वैल्यू के केस में, वो बताए। बाकी ये रीड ओनली है। E1 से लेके E5 तक आपकी होम असाइनमेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, कल मैंने वो देखनी है। और दूसरी बात, कल वो करके आइएगा, जो वीडियोस आप नहीं देख के आए, आज भूल गए हैं, कल करके आइएगा। तीसरी बात, पूरे टाइम पे इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे क्लास शुरू करें। कल के दिन में मैंने कल के दिन से एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, साथ ये पढ़ाऊंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, साथ ये पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह 2 दिनों में ये खत्म हो जाएगा, और फिर अगले 2 दिन में 2 न्यूमेरिकल्स, 2 4 और 2 ये 6, और इंशाल्लाह 2 आपकी मैं वीडियोस दे चुका हूँ, तो 8 न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैंने आपको क्लास में कराए होंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।